कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बड़ा स्वागत हुआ उनका कलकत्ते के रास्ते में या मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आते हुए। तो उसके बारे में वो लेखक लिखते हैं, अंग्रेज लेखक, कि उस समय भारत की जनता अगर फूल न बरसाकर हम पर पत्थर बरसाती तो शायद हम भारत छोड़कर चले जाते, लेकिन हम पर फूल बरसाए गए और इसलिए हमने तय कर लिया कि अब कलकत्ता को राजधानी बनाओ और भारत पर राज करो। कलकत्ता राजधानी हमने बना ली, लेकिन कलकत्ते में राजधानी बनाने के बाद हम शासन कैसे करें? अगर भारतीय परंपरा के अनुसार हम शासन करते रहेंगे तो वो तो फिर हमारा राज नहीं हुआ। तो अंग्रेजों का राज हो, इसलिए क्या किया जाए? तो उन्होंने इंग्लैंड में कानून मंगवाए कि भाई हमें देश पर शासन करना है, कानून भेजिए। वहाँ से कानून आए। पहला कानून था इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पहला एक्ट वहाँ से आया और उसके आधार पर उन्होंने राज करना शुरू किया। 4-5 वर्ष बाद उनको जो भी समस्याएं आती थी वो लिख कर भेजते थे, तो 4-5 वर्ष बाद एक और कानून का पुलिंदा आ गया। फिर कुछ वर्षों बाद और आया। फिर तय हुआ कि ऐसे हर 3-4 वर्ष में मंगाने के बजाय 10-12 वर्ष का एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद मंगाना ठीक रहेगा। तो हर 10-15 वर्ष के बाद आने लगा। ऐसे आते आते जो कानून आते थे, कई कानून हमारे लिए बहुत घातक थे, इसलिए उसका विरोध भी होने लगा। कांग्रेस का जन्म और ये सारी बातें, स्वाधीनता आंदोलन, ये इसकी कहानी अभी नहीं कहूँगा, लेकिन कानून का विरोध भी होने लगा। हम कानून नहीं मानेंगे, ये सत्याग्रह का विषय बनने लगा। और सबसे खतरनाक कानून जो आया था वो था 1905 में। 1905 में इंग्लैंड से कानून बनकर आया कि जिस कलकत्ते में बार बार स्वाधीनता के लिए आंदोलन हो रहे हैं और लोग हथियार भी हाथ में लेने लगे हैं, उस बंगाल को विभाजित कर दो, उसका दो भाग कर दो, तो ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उसका यहाँ से विरोध, बंगाल से विरोध शुरू हुआ। परिणामतः अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा। 1911 में उन्होंने वापस ले लिया कानून, और फिर तब सोचने लगे कि जहाँ रहकर हमें कानून वापस लेना पड़ा हो वहाँ अब हम राजधानी नहीं रखेंगे, अब राजधानी यहाँ से हटाओ। 1912 से राजधानी का शिफ्टिंग शुरू हुआ और उस शिफ्टिंग के समय फिर एक कानून बनकर आया 1919 में। और उसके बाद ये तय हुआ कि अब इन कानूनों के सहारे हम एक संविधान बनाएंगे। इतने वर्षों तक तो बिना संविधान के कानून पारित होते थे, उसके सहारे हम राज करते थे। भारत की जनता की एक विशेषता है कि वो कहते हैं कि शतम वद माँ लिख, 100 बार बोल दो भले, लेकिन लिख कर मत दो। लिख कर दिया हुआ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन को इतना महत्व दिया जाता है, लेकिन वचन से भी ज़्यादा महत्व है लिख कर दी हुई बात को। ये जब उनके ध्यान में आया कि भारत की जनता का मानस जो है वो इस प्रकार का है, तो एक लिखित संविधान बनाया जाए। जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, उन्होंने 160 वर्ष यहाँ राज करने के बाद 1935 में अपना संविधान बनाया। उस संविधान बनाने वालों में एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध भी हुआ। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने चालाकी से उसमें से एक रास्ता निकाला कि यहाँ हमारे कई ऑफिसर ऐसे हैं जो बड़े निष्ठावान हैं हमारे प्रति, तो उनमें से किसी भारतीय को हम ये काम सौंप देंगे और उसके द्वारा ये संविधान पारित बनाया गया है, ये अगर जनता के सामने लाएंगे तो इसे जनता स्वीकार कर लेगी। और वही हुआ। BN राव को उन्होंने चयनित किया। BN राव की जिम्मे का काम सौंप दिया कि वर्ष भर में आप दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके ये संविधान भारत के लिए उपयुक्त है, ये प्रमाणित करके बता दीजिए जनता को। उन्होंने देश विदेश के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें ये बता दिया कि अमुक विषय जो है वो रशिया के संविधान में भी है, अमुक एक विषय जो है वो जर्मनी के संविधान में भी है, ये विषय अमेरिका के संविधान में भी है। इंग्लैंड का तो अपना कोई संविधान था ही नहीं, इसलिए उसमें कोई उनका रेफरेंस देने की बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ देशों का रेफरेंस देकर उन्होंने ये प्रमाणित किया, केवल टैली किया या उसको कंपेयर किया। कई बार लोग कहते हैं कि उन देशों से लिया गया, वास्तव में उन देशों से लिया नहीं गया, उन देशों में भी यही बात है, ये कहकर उसको टैली किया गया या उसको एक प्रकार से तुलना की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जब ये स्वीकृति के लिए दे दिया तो पूरा देश खुश हो गया कि वाह, BN राव जब कह रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और 1935 से अंग्रेज सरकार अंतरिम सरकारें बनाने के लिए 1935 के उस कानून के सहारे, संविधान के सहारे राज करने लगे। हम सबका सौभाग्य समझिए, अंग्रेजों का दुर्भाग्य समझिए। 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ
और उसमें अंग्रेज उलझते गए और अंततः ऐसा हुआ है 1946 आते आते कि विश्व युद्ध समाप्त तो हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों की या इंग्लैंड की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। अब तो इंग्लैंड को संभालना है या भारत को संभालना है, इंग्लैंड को संभाले या और 7 देशों पर राज कर रहे हैं उनको संभाले। तो उन्होंने तय किया कि एक एक देश छोड़ो, भारत को भी छोड़ेंगे। 20 जून 1948 को हम भारत छोड़ेंगे, तब तक आप अपना संविधान अपने ढंग से बना लीजिए। उसका आधार ये 1935 का संविधान है, और अभी जो ये जो सरकार बनी है उसी सरकार के सब लोग और उनके साथ 10-15 और लोग, एक्सपर्ट लोग, उनको लेकर संविधान सभा बना दी गई और उनसे कहा गया कि इस संविधान के आधार पर आप अपना संविधान बनाइए, हम 20 जून 1948 को यहाँ से चले जाएंगे। अब लंबा समय था, 2-2.5 साल का। इसी बीच माउंटबेटन अटक के उन्होंने इंग्लैंड की रानी से जाकर कहा कि हम भारत को इतने दिनों तक क्यों ढोए, जब छोड़ना ही है तो 15 अगस्त को ही छोड़ दे। तो उनसे पूछा गया क्यों भाई 15 अगस्त क्यों, भारत की कोई विशेष बात है? नहीं, बोले भारत की नहीं, मेरे जीवन की विशेष बात है। तो क्या बात है? तो 15 अगस्त 1945 को मैंने जर्मनी का सरेंडर करवाया था, वही 15 अगस्त 1947 2 साल बाद आ रही है। तो अंग्रेज भारत का विभाजन करवा दूंगा और भारत का शासन उनको सौंप दूंगा। तो इंग्लैंड की रानी खुश हो गई, बोले चलो कोई अच्छी बात है ये तो। और इसलिए वो आ गए यहाँ। आकर उन्होंने अपने ढंग से नेहरू को संतुष्ट रखना, उसके लिए उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके जिम्मे काम सौंपना, और उधर जिन्ना को संतुष्ट रखना। दोनों को हम सत्ता सौंप देंगे। 15 अगस्त को दोनों का सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त की रात में हुआ, और इस प्रकार से संविधान बना ही नहीं, लेकिन देश का विभाजन हो गया। तब फिर ये बात आई कि अब तक तो हम देश अखंड रहेगा ऐसा सोचकर संविधान पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन अब देश का जब विभाजन हो ही चुका है, तो अब ये जो है इसका संविधान बनाने की प्रारूप समिति, उसका गठन कर लिया जाए। और 29 अगस्त 1947 उस दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ। 30 अगस्त को उनकी पहली बैठक हुई, और उसके बाद लगातार 1 वर्ष 3 महीने तक उनकी केवल बैठकें होती रही, 7-8 लोगों की, 7 लोगों की। और उन बैठकों का निचोड़ जो था वो फिर उसके बाद चर्चा में आया, और उसमें से फिर ये संविधान बना।